प्रिय छात्र एवं छात्रों, मैं आपको इस क्लास में कार्यालय परिपाटी के बारे में पढ़ाऊंगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कार्यालय परिपाटी। इसको ऑफिस रूटीन भी कहते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, ये सब्जेक्ट आज का जो टॉपिक है वो आधुनिक कार्यालय प्रबंधन एवं कार्यविधि। इस सब्जेक्ट के अंतर्गत आता है। सब्जेक्ट आप बुक जो है, जो सब्जेक्ट है आपका वो है आधुनिक कार्यालय प्रबंधन एवं कार्यविधि। उसके अंतर्गत आज मैं आपको पढ़ाऊंगा कार्यालय परिपाटी, ऑफिस रूटीन। परिपाटी शब्द से भले ही आप लोग अवगत ना हो, लेकिन रूटीन आपने जरूर सुना होगा। रूटीन है ना, डेली रूटीन आपका कैसा होना चाहिए, रोज का कार्य करने के तौर तरीके आपका कैसे होने चाहिए। तो जिस तरीके से आप अपने घर में किसी कार्य को रोज उसी तरीके से करते हो, जैसे आज करते हो वैसे कल करते हैं। जैसे आप घर में खाना बनाने के जो लोग काम करते हैं, तो जिस प्रकार से सब्जी बनाई जाती है आज, वो कल भी उसी तरीके से बनाई जाएगी। पहले मसाला को पकाएंगे, तो उसमें ये डालेंगे। तो उसी प्रकार से जब आप कार्यस्थल पर काम करते हो, वर्क प्लेस पर काम करते हो, अर्थात जहाँ पर आप नौकरी करते हो, वह स्थान आपका कार्यालय कहलाता है। घर में किसी के कार्यालय नहीं देखा होगा, है ना। कार्यालय होता है वर्क प्लेस पर, जहाँ हम ड्यूटी करते हैं, जॉब करते हैं, वही कार्यालय होता है। ऑफिस होता है जहाँ पर प्रबंधकीय कार्य किए जाते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क किए जाते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर कुछ ऐसे कार्य होते हैं जिनका कार्य करने का जो तरीका है वो एक ही जैसा रहता है, सेम तरीका है। आज काम किया जा रहा है, कल काम होगा तो वो भी उसी तरीके से होगा, उसी वे में, है ना। तो किसी कार्य को करने का वह तरीका जो समान हो, उसी तरीके से कार्य हो, उसको हम कहते हैं कार्यालय परिपाटी। उसको हम कहते हैं कार्यालय परिपाटी। वो एक परिपाटी बन जाती है, वो एक पद्धति बन जाती है, और उसी वे में वो काम रोज किया जाता है। जैसे अगर मैं यहाँ पर बात करूँ पत्र व्यवहार की, पत्र व्यवहार से आशय आपका है पत्र प्राप्त करना, पत्र भेजना। अब अगर आप पत्र को प्राप्त करते हो, उसके पश्चात क्या करते हैं, उसको आप संबंधित विभाग तक पहुंचाते हैं। कार्यालय में जो कंपनी होती है उसमें कई सारे विभाग होते हैं, डिपार्टमेंट होते हैं। तो वो पत्र आपका किस डिपार्टमेंट से संबंधित है वो वहाँ पर भेजा जाता है। संबंधित विभाग को भेजना। उसके पश्चात उस विभाग में पुस्तिका होती है, उसमें उसको दर्ज करना। पुस्तिका में उसका अंकन करना, ठीक है। तो ये इसकी परिपाटी है। जब भी कोई आपका पत्र प्राप्त होगा तो किस तरीके से काम, पत्र को प्राप्त करना, संबंधित विभाग को ले जाना, पुस्तिका में अंकन करना, फिर ओपन करना, फिर उसे पढ़ना, फिर उसका जवाब बनाना, ठीक है। तो ये परिपाटी जितने भी आपके वहाँ पर पत्र आएंगे वो इसी तरीके से होंगे, है ना। तो इस पत्र व्यवहार के अगर व्यवस्था में आपने देखा कि पत्र जो भी प्राप्त होते हैं वो एक ही व्यवस्था में उनके सारे कार्य किए जाते हैं। अब बात यदि करें पत्रों को भेजना के, पत्र जब आपके भेजे जाते हैं
तो सबसे पहले क्या करते हैं, टाइप किए जाते हैं आपके पत्र। टाइप करने के पश्चात उसका प्रिंट आउट निकालेंगे, ठीक है। नहीं निकालेंगे, बिना प्रिंट आउट के चला जाएगा अगर पत्र भेजना है तो। उसके पश्चात क्या करेंगे, उसको लिफाफे में बंद करेंगे। लिफाफे में बंद करने के पश्चात उस पर टिकट जितनी उसमें लगते हैं, फिर वो डाकखाने को भेज दिया जाएगा। ये व्यवस्था आपकी होगी जो पत्र आप भेजते हैं। तो जितने भी आपके पत्र भेजे जाएंगे उन सबका एक शेड्यूल, एक क्रम, एक व्यवस्था बन जाती है। वो कार्य करने का तरीका जो बार बार उसी तरीके से किया जा रहा है, उसको हम क्या कहते हैं, कार्यालय परिपाटी। अब परिपाटी तो आपको समझ में आ गया, कार्यालय वो कार्य जो कार्यालय में एक ही व्यवस्था में किए जाते हैं, है ना। घर की बात नहीं है, आपकी बात है ना कार्यालय की, तो कार्यालय में किए जा रहे हैं तो ये और बार बार किए जा रहे हैं, कार्यालय परिपाटी, है ना। अगर आप कोई काम बार बार आप करते हैं तो वो आपके घर की परिपाटी है, घर के काम करने के तौर तरीके हैं। तो ऐसे बहुत सारे कार्य आपके होते हैं जो कार्यालय में सेम ढंग से नित्य उसी तरीके से किए जाते हैं। इससे क्या होता है, गलती होने की गलतियाँ कम होती हैं, शुद्धता ज़्यादा होती है, क्योंकि इसमें इन कार्यों में किसी एक बार आपको प्रशिक्षण दे दिया गया, फिर बार बार आपको वैसे ही करना होता है, उसी व्यवस्था में करना होता है, नहीं करना होता है। तो गलतियाँ कम होती हैं, क्योंकि इसमें डिसीजन लेने की क्षमता आपके अंदर डेवलप हो जाती है। क्योंकि पिछला कार्य आपने इस तरीके से किया था, ये भी तो सेम वैसा ही है। जैसे आपको मान लीजिए आपके वहाँ पर बहुत सारे पत्र प्राप्त होते हैं, कोई एप्लीकेशंस प्राप्त हुई और आपको उसमें देखना है कि ये इन्फॉर्मेशन, जैसे सपोज करो एक फॉर्म है ना, जैसे ये आपका कॉलेज है, इसमें एडमिशन का फॉर्म होता है। एडमिशन के फॉर्म में क्या है कि पहले से ही सब फिलअप है, पहले से सब भरा हुआ है, क्वेश्चंस लिखे हैं, आपको आंसर उनमें फिल करना है। अब उनमें भी कुछ विशेष सूचनाएं होती हैं जिन पर हमें गौर करना पड़ता है कि क्या वो फिल की गई है कि नहीं फिल की गई। तो जैसे आपने फिल किया, आपने सबमिट किया, तो जो रिसीवर है, जो उसको ले रहा है, रिसीव कर रहा है, उसको फॉर्म को देखता है कोई कॉलम छूटा तो नहीं है। अब उसको कुछ और नहीं देखना है, बस वही देखना है कि फॉर्म में कॉलम उसमें बनाए गए हैं, है ना। वैसे अगर उसे कहा सबसे फॉर्म ले लो, सबसे जानकारी आप ले लो, तो हो सकता है आप कुछ कम जानकारी दो, उस कॉलम आपसे छूट जाए, कुछ उससे बताने में हो सकता है छूट जाए। वो सबसे आएगा, रोज बताएगा ये जानकारी लिखो, ये जाएगा तभी से विराम से दिक्कत होती है। तो क्या है कि परिपाटी बना दी गई फॉर्म की, फॉर्म लेना है, सभी जानकारी आपको देखनी है, सभी फिलअप है तो ओके है। क्योंकि आपसे अगर पूछा गया कि परीक्षार्थी का नाम, तो वहाँ पर किसका नाम आप लिखेंगे, जो परीक्षार्थी होगा उसका नाम लिखेंगे, ब्रदर का या फादर का तो नाम आएगा नहीं। जहाँ पर पूछा जाएगा कि पिता का नाम, तो वहाँ पर ही आप लिखेंगे फादर का, है ना। तो इससे क्या होता है कि डाउट्स कम होते हैं, गलतियाँ कम होती हैं और हम बड़ी सुगमता से जानकारी दे पाते हैं, है ना। और गलती के भी तो फिर आपको पता चांस कम होंगे, क्योंकि आपको तो पहले क्वेश्चन मिल गया। तो आपने देखा कि परिपाटी में किस तरीके से कार्य किया जाता है ना। तो आप लोग भी अब थोड़ा सा जब इसके नोट्स बनाएंगे तो आप एग्जाम्पल में लिख सकते हैं कि परिपाटी और भी कौन कौन प्रकार की परिपाटियाँ जो है वो ऑफिस में हो सकती है। जैसे आप सपोज करो कि टेलीफोन पर किसी से बात करते हो, तो उसकी क्या परिपाटी है, फोन उठाया, क्या करते हो, हेलो। परिपाटी है कि हम पहले हेलो बोलते हैं इधर से, है ना, भले ही कौन किसी ने किया हो, है ना, प्रयास करते हैं मैंने किया तो बस मैं हेलो बोलूँगा, है ना। तो परिपाटी है कि पहले उसका हम अभिवादन करते हैं, ये परिपाटी है। डायरेक्ट नहीं करते हैं कि कौन फोन पे कोई भी हो सकता है, तो पहले छोटा हो या बड़ा अभिवादन हमको करना है, ये परिपाटी है। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को?
भी आप बुक लेना चाहो, यदि आप चाहते हो तो ले सकते हो। ये बुक है, बुक का नाम ये है। मार्केट में देखो, आप किताबों को वहाँ पर कंसल्ट करो जो आपको अच्छी लगे। जो भी आपको देखे, दो चार आप देखो जो आपको अच्छी लगे, सुटेबल लगे। कोई ऐसा कोर्स नहीं है कि नहीं यही होनी चाहिए, पढ़ना है। सिलेबस तो सही होगा, जब आप पॉलिटेक्निक की बुक लेंगे तो सिलेबस सही होगा। तो आपने ये देखा कि कार्यालय परिपाटी आपका होता क्या है। अब इसी के पश्चात हम आपको बताते हैं कुछ महान विद्वान हैं, उनके वक्तव्यों के अनुसार कार्यालय परिपाटी से आपका क्या अभिप्राय है। जैसे चार्ल्स लिबे ने क्या कहा है, ये हम आपको ये विद्वान है और ये स्टेटमेंट इन्होंने दिया है कार्यालय परिपाटी के बारे में। आप लोग चाहें तो इनके वक्तव्य को लिख सकते हैं, क्योंकि जब आप एग्जाम में लिखते हैं तो इनको हुबहू हमें वैसे ही लिखना पड़ता है। इन्होंने बताया कार्यालय परिपाटियां ऐसे लिखिए कार्यों की श्रृंखलाएं हैं जिन्हें कार्यालय के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए निरीक्षण के अंतर्गत संगठित किया जाता है। ये लिए निरीक्षण के अंतर्गत संगठित किया जाता है। तो ये वक्तव्य किसके अनुसार है? चार्ल्स लिबे के अनुसार इन्होंने बताया, अपना वक्तव्य, अपना कथन स्पष्ट किया कि जो कार्यालय की जो परिपाटियां है ना, परिपाटी जो कार्यालय रूटीन है, ऑफिस रूटीन है, उसमें ऐसे लिखी कार्यों की श्रृंखलाएं होती हैं। लिखी कार्य कभी कार्यालय में सब लिखा पढ़ी संबंधी कार्य किए जाते हैं, तो ये नहीं कि सिर्फ कार्यालय में टाइप करना ही आपका लिखी कार्य है, ठीक है। वहाँ पर जितने भी कार्य किए जाते हैं सब लिखा पढ़ी संबंधी कार्य होते हैं, इसलिए और वहाँ पर कार्यालय में सभी लिपिक होते हैं, है ना। अगर मैं बात करूँ अकाउंटेंट की, तो वो भी लिपिक की श्रेणी में आता है ना। जो टाइपिस्ट है वो भी लिपिक है। कार्यालय में जो लिखा पढ़ी संबंधी काम करते हैं, चाहे वो हाथ से करें चाहे कंप्यूटर पर करें, वो सभी हमारे लिपिक कहलाते हैं। तो लिपिक कार्यों की श्रृंखलाएँ हैं जिन्हें कार्यालय के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आप कार्यालय परिपाटी क्यों अपने वहाँ लागू करते हैं कि आपका जो उद्देश्य है वो आपका पूरा हो। किसका उद्देश्य? कंपनी किस लिए बनाई गई है? क्योंकि कंपनी जब बनती है तभी तो ऑफिस वर्क करता है। तो आपने अगर इसको प्रारंभ में पढ़ा होगा, मैंने आपको बताया था कि उद्देश्य कार्यालय की जो संकल्पना थी वो क्यों की गई, कार्यालय क्यों बनाए गए, क्योंकि व्यक्ति को एक ऐसे स्थान की जरूरत थी जहाँ पर वो बैठ सके, जहाँ से वो अपने पत्राचार कर सके, जहाँ पर आने वाले लोगों से वो मिल सके, है ना, उनसे विचार विमर्श कर सके, उनसे जो पब्लिक डीलिंग है वो कर सके, है ना, अपने माल की स्टोरेज कर सके, दस्तावेजों की स्टोरेज कर सके, संपत्तियों की सुरक्षा कर सके। इसीलिए तो कार्यालय बनाए गए थे। नहीं तो अगर आप कहीं से काम करते हो, आज यहाँ हो,
कल वहाँ हो। हर बार आपसे अगर किसी को मिलना है तो उसके पास आपका कॉन्टैक्ट नंबर होना चाहिए, वो आपसे कंसल्ट करे। जिस बार कहाँ मिलोगे, पिछली बार तो वहाँ घंटाघर मिले थे, इस बार का देहरादून चौक पे मिलोगे, कहाँ मिलोगे। तो इसलिए एक स्थान सुनिश्चित किया गया कि जहाँ पर हम आपको मिलेंगे, कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है तब भी आप वहाँ पर आ सकते हैं, है ना। अगर कोई नया है आपके पास, कोई जो मिलना चाहता है, उसके पास कॉन्टैक्ट नंबर नहीं तो कहाँ जाएगा। तो कार्यालय स्थान फिक्स होता है तो वहाँ पर बड़े आराम से जा सकता है। तो इसका परिपाटी अप्लाई करने का उद्देश्य क्या होता है कि जो कंपनी का उद्देश्य है वही उद्देश्य कार्यालय परिपाटी का भी होता है कि किस तरीके से हम अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सकें, अचीव कर सकें। क्योंकि हमने इसके पहले की क्लास में बताया था आपको कार्यालय पद्धति के बारे में, है ना। तो चाहे कार्यालय पद्धति हो, चाहे आपकी कार्यालय परिपाटी हो, चाहे आपकी सचिव पद्धति हो, इन सभी का जो इस्तेमाल किया जाता है वो उनका इस्तेमाल किया जाता है उद्देश्य की पूर्ति के लिए। क्योंकि हमने जो अपना व्यापार स्थापित किया है उसको एक चरम सीमा तक लेकर के जाना है, यही हमारा उद्देश्य है। तो उद्देश्यों की पूर्ति के लिए निरीक्षण के अंतर्गत संगठित किया जाता है, उनको व्यवस्थित किया जाता है कि आप इस तरीके से काम आपको इसमें करना है। ये चार्ल्स लिवे का स्टेटमेंट है, आपको इसे लर्न करना है और इसको लिखना जो होता है ना, ये स्टेटमेंट है तो उनको ना हमें वो लिखना पड़ता है ना। तो कोट्स हैं इनके, तो आप इसको थोड़ा सा लिख लेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं। और एक बात हमने आपको बताई थी कि ये सब्जेक्ट आपका थ्योरी का सब्जेक्ट है, ठीक है। और इसमें आपको एक्सप्लेन करके लिखना होता है, तो थोड़ा सा आपको लर्न करना पड़े तो हिचकिचाना नहीं कि ये जब भाई समझना है तो समझ लो, नहीं समझ में आ रहा कि थोड़ा सा अगर आप उसे 2 बार पढ़ेंगे, याद कब नहीं होता, लर्न कब नहीं होता, समझ में कब नहीं आता, जब हम उसमें लिखे हुए शब्दों के बारे में हम जानते हैं। वो हम आपको यहाँ पर बताने का प्रयास करते हैं, तो थोड़ा सा समझिएगा। अब इसके पश्चात देखते हैं न्यूनर एवं कीलिक के अनुसार इन्होंने क्या इसके बारे में स्टेटमेंट किया है। न्यूनर एवं कीलिंग न्यूनर एवं कीलिंग ने बताया है कि बार बार किए जाने वाले तो मैं बता रहा था न्यूनर एवं कीलिंग के बारे में कि बार बार किए जाने वाले व्यवसायिक लेन देनों को समान रूप से तथा निरंतर ढंग से करने से नियोजित क्रम को ही परिपाटी कहते हैं। यहाँ पर आपको थोड़ी सी वो चार्ल्स लिवे की डेफिनेशन थी, आपको शायद थोड़ी सी कम समझ में आई होगी। तो यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो आपको थोड़ा सा और स्पष्ट होगा। न्यूनर एवं कीलिंग ने कहा कि बार बार किए जाने वाले, मैंने आपको बताया था जो स्टेप बाय स्टेप सेम तरीके से किए जाते हैं, किए जाने वाले व्यवसायिक लेन देनों को
क्योंकि अब हम कार्यालय में काम करते हैं तो कार्यालय में सारे सारे व्यवसाय संबंधी काम ही होते हैं, है ना। तो वहाँ पर व्यवसायिक लेन देनों को समान रूप से, अब व्यवसायिक लेन देन का मतलब सिर्फ रुपया पैसा ही नहीं होता है, व्यवसाय के अंदर जो भी लेना है या फिर जो भी देना है सब लेन देन ही होते हैं, ठीक है ना। व्यवसायिक लेन देनों को समान रूप से यानी एक ही तरीके से तथा निरंतर ढंग से, है ना, बार बार करने की नियोजित क्रम, नियोजित के बारे में हमने पहले आपको बताया था। नियोजित का मतलब होता है प्लानिंग के साथ, नियोजित मतलब प्लानिंग, प्लानिंग के साथ नियोजित क्रम को ही परिपाटी कहते हैं, कि आपको प्लानिंग करनी है, किस तरीके से आपको काम करना है कि आपका काम अच्छे तरीके से, समान तरीके से, समय से हो जाए, कोई भी काम आपका रहे बिना। तो इस तरीके से जब आप काम करते हैं तो इसके बारे में न्यूटन केविन ने आपके सम्मुख ये अपना वक्तव्य उन्होंने प्रस्तुत किया है, ठीक है। इनको आप लोग थोड़ा सा जरूर नोट डाउन कर लेंगे क्योंकि आपके एग्जाम के लिए अच्छे साबित हो सकते हैं। अच्छा, परिपाटी के बारे में यदि आप बात करें कि परिपाटी की व्यवस्था पड़ती कैसे है, कैसे कोई काम परिपाटी बन जाता है ना, कैसे बनता है परिपाटी। अगर आप इसकी कोई बुक पढ़ेंगे तो इसमें कुछ ये नहीं बताया जाता है कि कौन सा काम आपको कैसे करना है। जब आप कोई काम करने लगते हैं, जब आप काम कोई करने लगते हैं तो वो काम जब आप देखते हैं कि हमने ये काम किया तो ये इसके लिए कितने स्टेप हमने फॉलो किए, फॉलो करने में भी कितना टाइम लगा, किन किन तथ्यों पर हमने विचार विमर्श किया, ध्यान दिया, तो वैसे जब दूसरा काम आता है फिर वो भी उसी वे में किया जाता है, उसी तरीके से। तो कुछ समय पश्चात जब आप उसको निरंतर उसी प्रक्रिया में कर रहे हैं, उसी तौर तरीके से कर रहे हैं, तो वो एक क्षण फिर ऐसा आता है कि आप कहते हो कि ये इसकी एक परिपाटी सी बन गई। परिपाटी कोई ऐसी नहीं होती कि ऐसी तरीके से आपको करना है ना। परिपाटी जब हम काम करने लग जाते हैं तो कुछ समय पश्चात वह परिपाटी का रूप धारण कर लेते हैं, ठीक है ना। परिपाटी के कोई नियम नहीं होते हैं, परिपाटी के नियम हमको बना करके एक नियोजित ढंग से करना पड़ता है। जब आप काम किसी नियोजित ढंग से करते हैं, मतलब प्लानिंग के साथ में करते हैं, तो जब आपका प्लान पहले से तैयार है कि पहले ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, तो एक समय पश्चात ये नियोजित क्रम ही आपका परिपाटी का रूप धारण कर देता है। अब इसके पश्चात में आपको थोड़ा सा आगे लेकर के चलते हैं कि इसके लक्षण क्या हैं कार्यालय परिपाटी के। इसमें जब आप कार्यालय परिपाटी को अपने यहाँ पर लागू करते हैं तो और क्या क्या आपको करना पड़ता है और क्या क्या इसके फायदे होते हैं। अब इसके पश्चात मैं आपको यहाँ पर कार्यालय परिपाटी के क्या लक्षण हैं इसके बारे में चर्चा करेंगे। कार्यालय परिपाटी के लक्षण, लक्षण का मतलब होता है कि विशेषताएं, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स। है ना, कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी क्या है, विशेषताएं क्या है, लक्षण क्या है। पहली इसकी विशेषता है इसमें
करने की विधि। कार्य करने की विधि इसमें होती है कार्यालय परिपाटी में। किस प्रकार से कार्य करने की विधि होती है, क्योंकि जो कार्य एक तरीके से पहले किया जा चुका है उसी तरीके से दूसरा कार्य आपको करना है। जैसे आप देखिए कि अगर कोई लेखा संबंधी कार्य है ना, लेखा संबंधी तो लेखा संबंधी कार्य किस तरीके से आपका किया जाएगा, कि जिसका पहले आपको लेखा में आप सपोज कीजिए कि लेखे संबंधी कार्य कैसे होंगे। आपने क्या किया, आपने कोई चीज खरीदी, ठीक है। यदि आप कोई चीज खरीदते हो तो लेखा की बारी कब आएगी, पहले आप खरीदो कोई चीज, क्या करना है, खरीदेंगे तभी तो भुगतान करेंगे, है ना। कोई चीज खरीदना है आपको, खरीदने के पश्चात में फिर क्या करना है, फिर उसका आपको भुगतान करने के लिए, अब यहाँ पर भुगतान के तरीके हैं कई सारे कि आप भुगतान किस तरीके से करते हो। भुगतान आप चेक से करते हो या फिर आप कैश में करते हो, है ना, या फिर आप ऑनलाइन करते हो, ठीक है। प्रक्रिया है भुगतान की, पहले खरीदना है फिर आपको भुगतान करना है। आपने इसमें से किसी भी तरीके से भुगतान कर दिया, ठीक। अब उसके पश्चात में आपको क्या करना है, जिस भी तरीके से आपने भुगतान किया उसकी आपके पास में एक रसीद होगी, ठीक। रसीद मिलती है, उसका निकलता है कि कितने का आपने भुगतान किया। उस भुगतान रसीद को आपको क्या करना पड़ता है, अपनी फाइल में संभाल कर रखना होता है, ठीक है। फाइल में संभाल करके रखना होता है। तो ये देखो लेखा संबंधी कार्य आपका किस तरीके से होता है। और इसमें भी आप क्या कर सकते हैं, ये तो हमने बताया जैसे कि आपने कहीं पर खरीदा, बाहर गए खरीदने के लिए, कुछ खरीद के लाए तो आपने भुगतान कर दिया, भुगतान करने के बाद रसीद मिलती है, रिसीविंग ले लेते हैं कि इतने का भुगतान हमने आपको कर दिया, उसको क्या करते हैं अपनी बैंक में लगा देते हैं, बिल उसका जो होता है लगा दिया। दूसरा ये है कि जैसे किसी कार्यालय में आप कार्य कर रहे हो, वहाँ पर अगर कुछ लेखा संबंधी काम है तो उसको आप किस तरीके से करेंगे उस पर बात करते हैं। तो अब लेखा संबंधी दूसरी चीज को यहाँ पर थोड़ा सा हम समझते हैं। यदि आप किसी चीज को सेल करते हैं, किसी चीज की बिक्री करते हैं, है ना, बेचते हैं कोई चीज, ठीक। जब आप किसी चीज को बेचते हैं तो अगर किसी को कुछ खरीदना है, आपका काम है बेचना, कोई भी चीज आप बेचते हैं तो आपका काम बेचने का है। अब किसी को खरीदना है तो वो आपको क्या करेगा, आपको ऑर्डर देगा, आदेश देगा कि इतना आपको चाहिए। उसके पश्चात क्या होते हैं, ऑर्डर प्राप्त करते हैं, ऑर्डर आपको मिल गया। फिर ऑर्डर मिलने के पश्चात आप क्या करते हो, सामान उपलब्ध करवाते हैं, सामान उपलब्ध करवाना, ये जिम्मेदारी आपकी होती है। सामान आपने उपलब्ध करा दिया, फिर भुगतान प्राप्त करना,
भुगतान मिलेगा आपको, यानी पैसा आपको मिलेगा। भुगतान प्राप्त करना, ठीक है, भुगतान आपने प्राप्त कर दिया। अब भुगतान प्राप्त करने के पश्चात क्या करते हैं कि हम अपने यहाँ पर रिकॉर्ड भी तो रखते हैं। एक तो रिकॉर्ड ये है अपनी फाइल में आप इसको लगा लो, रिकॉर्ड हो गया। दूसरा क्या करते हैं, जो हमारे यहाँ पर पंजिका होती है, सेल पंजिका, पहले उसमें दर्ज करते हैं कि कितना सामान बेचा आपने, है ना, कितने का बेचा आपने, पार्टी का नाम, ये सब हम उसमें दर्ज करते हैं। तो जो हमारी विक्रय पंजिका है, विक्रय पंजिका में लेखा रिकॉर्ड तैयार करना। अब यह एक व्यवस्था आपकी होती है जब आप कोई सामान को बेचते हो, तो अगर आप जितनी बार भी आप सामान बेचोगे यही तो प्रक्रिया चलेगी, है ना। तो ये जो प्रक्रिया आप हर रोज कर रहे हो, हर सामान को बेचने में कर रहे हो, बेचते हैं, ऑर्डर प्राप्त होता है, सामान उपलब्ध करवाते हैं, भुगतान प्राप्त करते हैं, विक्रय पंजिका में उसको दर्ज कर देते हैं। तो यह एक बार आपने काम किया, 2 बार आपने किया, 3 बार काम किया, फिर कहते हैं कि यह जो सिस्टम है, ये सिस्टम आपका कार्यालय परिपाटी का रूप ले लेता है। तो हमने आपको इसमें बताया, इसमें कार्य करने की एक विधि होती है, यही एक विधि है ना। विधि मतलब मेथड, कि आप बेच रहे हो तो किस तरीके से बेचोगे, उसकी क्या क्या स्टेप होगी, क्या क्या कार्रवाइयाँ होंगी, इसको आप कह सकते हो कार्य करने की विधि। क्लियर है कि किस तरीके से हम कार्यालय परिपाटी में किसी कार्य को विधिवत करते हैं, एक विधि के साथ में हम किस तरीके से उसको पूरा करते हैं। तो ये आप इस तरीके से समझ सकते हो, ठीक है। उसके पश्चात में दैनिक कार्यों में प्रयोग, है ना। इसका दैनिक कार्यों में प्रयोग किस तरीके से किया जाता है। दैनिक क्या होता है, दैनिक का मतलब होता है रोज, है ना, रोज, या फिर आप उसको कहते हैं प्रतिदिन। क्यों प्रतिदिन कहते हैं, जानते होंगे सभी लोग, जो प्रतिदिन कार्य किया जाता है, जो रोज किया जाता है। तो ऐसे कार्य जो प्रतिदिन किए जाते हैं, रोज किए जाते हैं, बार बार किए जाते हैं, उसी तरीके से उसी विधि से किए जाते हैं, उन कार्यों को हम क्या कहते हैं, रोजमर्रा के कार्य। क्या कहते हैं, रोजमर्रा के कार्य को हम कहते हैं। तो जिस प्रकार से हम रोजमर्रा के काम करते हैं, अपने घर के रोजमर्रा के काम करते हैं, उसी तरीके से हम अपने कार्यालय में भी, तो वहाँ पर भी तो दैनिक कार्य होते हैं जो रोज करने पड़ते हैं। अब दैनिक कार्यों की यदि हम बात करें तो जैसे पत्र व्यवहार, फाइलिंग, टाइपिंग आदि संबंधी काम होते हैं। कौन कौन से काम, जैसे फाइलिंग का कार्य किया जाता है, उसके पश्चात में टाइपिंग के कार्य होते हैं। जैसे पत्र व्यवहार का कार्य होता है, फाइलिंग, टाइपिंग, पत्र व्यवहार, अन्य और भी कार्य आपके होते हैं जो रोजमर्रा के आपके कार्यों में हो सकते हैं। फाइलिंग से मतलब यदि नहीं समझते हैं तो हम एक बार आपको यहाँ पर थोड़ा सा बताना चाहेंगे कि फाइलिंग का मतलब होता है कि कोई यदि दस्तावेज आपके पास में है, कोई पत्र आया है कहीं से,
या आपके यहाँ पर बनाया गया है भेजने के लिए, तो उसको एक संबंधित फाइल में हमको लगाना पड़ता है, रखना पड़ता है। भविष्य में भावी संदर्भ के लिए रिकॉर्ड अपने पास हमें तैयार करना पड़ता है। तो जब हम किसी फाइल को किसी दस्तावेज को एक फाइल में रख देते हैं, संबंधित फाइल में रख देते हैं, तो इस रखने की प्रक्रिया को, फाइल तैयार करने की प्रक्रिया को हम फाइलिंग करते हैं। हाँ, जब आप किसी, जैसे सपोज करो कि कहीं बाहर से आने वाला कोई पत्र है, आपको प्राप्त हुआ, ठीक है, अब वो संबंधित विभाग में जाएगा, उस पर कार्रवाई होगी, तो वो पत्र उस संबंधित फाइल में लगा दिया जाएगा, जिस फाइल में उसको रखना होता है, जिससे कि भविष्य में अगर जरूरत पड़े तो आप उसको फिर से उसको ओपन कर सकें, निकाल सकें, वहाँ से देख सकें। और उसके पश्चात क्या करना है, एक तो किया आपने, उसको लगा दिया संबंधित फाइल में, दूसरा उस पत्र में था क्या, उस पत्र में क्या था, जैसे कि कोई जानकारी मांगी गई थी तो आप जानकारी तैयार करेंगे, तैयार करने के बाद में आप उनको फिर पत्र के माध्यम से भेज देंगे। तो एक तो जो पत्र आया था उसको अपनी फाइल में लगाना है, फिर दूसरा हमने उस पर यदि कोई कार्रवाई की है तो उसको भी एक कॉपी तो हम भेज देते हैं, एक कॉपी अपने पास रिकॉर्ड में हम उसको रख लेते हैं कि इसके संदर्भ में हमने क्या काम किया। जो पत्र आता है उस पर आपके संस्था के जो मुख्य अधिकारी होते हैं उनके द्वारा नोटिंग की जाती है, मार्किंग कर दी जाती है कि और वो कार्य कौन करेगा ये लिख दिया जाता है, और फिर उसको दूसरे उस व्यक्ति के पास में उसे पहुंचा दिया जाता है। पहुंचाने के बाद में वही व्यक्ति जो उस कार्य को करता है वो संबंधित फाइल में उसको अपने वहाँ पर दर्ज कर लेता है, ठीक है, अपने वहाँ पर फाइल में रख लेता है। अब यहाँ पर ये फाइलिंग आपको शायद समझ में आ गया होगा, अगर कोई संशय है तो बताइएगा, फिर से इसको हम स्पष्ट करेंगे। उसके पश्चात में इसे टाइपिंग का कार्य है जो रोज किया जाता है। बहुत सारे पत्र आते हैं जाते हैं, या कोई अन्य प्रकार का काम है, कोई प्रोजेक्ट तैयार करना है, उसकी रिपोर्ट तैयार करनी है, तो टाइपिंग के कार्य तो रोज होते हैं, तो उसी तरीके से होते हैं। टाइपिंग करने की विधि होती है, मेथड होते हैं, पत्र टाइप किए जाते हैं, पत्रों को टाइप करने की विधि होती है। सरकारी पत्र किस तरीके से लिखे जाएंगे, अर्ध सरकारी पत्र, अशासकीय पत्र, सर्कुलर, एंडोर्समेंट, मेमोरेंडम, कार्यालय आदेश, सबके टाइप करने की विधि होती है। और जब आप टाइप करते हैं तो उसी वे में करते हैं, फाइल को सेव करते हैं, पहले पेज को ओपन करते हैं, ऐसे डायरेक्ट नहीं कंप्यूटर में बैठते हैं और कीबोर्ड पर टाइप करना स्टार्ट कर देते हैं। पहले तो टाइप करने के लिए सिस्टम ओपन करते हैं, फिर किस फाइल में आपको तैयार करना है, एक्सेल की फाइल है कि वर्ड की फाइल है ना, तो आप उस फाइल को, उस पेज को ओपन करते हैं सब, फिर उसके पश्चात उस फाइल को सेव करते हैं जिस रिलेटेड नाम से, फिर उसके पश्चात हम आगे की कार्रवाई को स्टार्ट करते हैं। तो ये टाइपिंग के कार्य किया जाता है, ये पत्र व्यवहार का कार्य है जो आपके यहाँ पर नियमित तरीके से किया जाता है। तो रोजमर्रा के कार्य में कार्यालय परिपाटी का प्रयोग होता है, क्योंकि जो परिपाटी है वो रोजमर्रा के कार्यों से ही बनी है। जो काम रोज किए जाते हैं, रोज डेली किए जाते हैं, तभी तो एक परिपाटी का रूप ले लेते हैं, ठीक है। उसके पश्चात में है निर्णय निर्धारण की समस्या। नेक्स्ट है आपका निर्णय निर्धारण की समस्या। अब देखिए, निर्णय निर्धारण की समस्या किस प्रकार से कार्यालय परिपाटी के माध्यम से कम हो जाती है, ये आपको थोड़ा सा यहाँ पर आपको समझना है। क्योंकि एक काम उसी प्रक्रिया से किया जाता है, इसमें हमने आपको बताया था, इसमें कार्य करने का मेथड ये है कि एक कार्य, इसमें कार्य एक ही तरीके से होते हैं, प्रत्येक कार्य एक प्रकार के कार्य एक ही सीक्वेंस में होंगे। जैसे पत्र व्यवहार का कार्य है तो पत्र भेजना है तो उसका क्रम एक है ना। उसके पश्चात फाइलिंग करनी है तो फाइलिंग के संबंधित फाइल को सर्च करना है और उस फाइल को उसमें दर्ज कर देना है, तो ये फाइलिंग का कार्य हो गया। वो उसकी प्रक्रिया अलग है, इसकी प्रक्रिया, तो जो एक प्रकार का कार्य होगा उसकी ये प्रक्रिया एक होगी, है ना। तो जब एक प्रकार के कार्य आप एक सिस्टम में
आपको कहीं पर कोई डाउट या कुछ समस्या नज़र आती है, तो चूँकि हम उस कार्यों को एक ही तरीके से करते हैं, एक ही तरीके से आप करते हो सेम कार्यों को, तो उसमें आपको निर्णय लेना थोड़ा सा आसान पड़ता है, क्योंकि उस तरीके का कार्य पहले कर चुके हो, उस तरीके की कार्य आप पहले ही कर चुके हो, तो उसमें निर्णय निर्धारण या निर्णय लेने की जो पावर होती है वो आपके पास होती है, जो समझ होती है कि हाँ किस तरीके से निर्णय लिया जा सकता है, तो वो आप पहले कर चुके हो। इसलिए कार्यालय परिपाटी में निर्णय निर्धारण की जो समस्या है वो बहुत हद तक कम हो जाती है। ठीक है, ये हम आपको यहाँ पर बताना चाहते हैं। उसके पश्चात है नेक्स्ट है श्रृंखला। ये निर्णय निर्धारण की समस्या आपको समझ में आया कि इसमें हम क्या करते हैं, प्रत्येक कार्य हम एक ही तरीके से करते हैं। तो आज जो हमने काम किया है, यदि कल वो काम मुझे करना है तो उस पर हम आसानी से निर्णय ले सकते हैं, क्योंकि उससे पहले हम उस तरीके के कई सारे कार्य कर चुके हैं। तो इसमें निर्णय निर्धारण की समस्या बहुत कम होती है। तीसरा है श्रृंखला। श्रृंखला से मतलब होता है सीरीज। सीरीज का क्या मतलब है, हमने आपको बताया कि इसमें कार्य एक ही तरीके से, एक ही सिस्टम से इसमें संचालित किए जाते हैं, एक ही तौर तरीके से इसमें सभी कार्य पूरे किए जाते हैं। तो एक ये श्रृंखला हो जाती है। श्रृंखला का मतलब है कि एक क्रमबद्ध तरीके से इसमें कार्य को पूरा किया जाता है। तो इसमें इस प्रकार की कोई समस्या नहीं आती है कि और इसमें किसी प्रकार की समस्या के साथ साथ कोई ऐसी अड़चन या रुकावट नहीं आती है कि आप उस कार्य को ना कर सकें। जैसे हमने अभी आपको पत्र व्यवहार के बारे में बताया था, लेखा जोखा आपको बताया कि किस तरीके से आप यदि बिक्री करते हैं तो बिक्री का लेखा जोखा, तो आप उसमें देखें कि सभी में एक सिस्टम है, एक के बाद में एक क्रम है ना। श्रृंखला का मतलब है क्रमबद्ध तरीके से, है ना। एक सीरीज से हम करते हैं, है ना। तो इसमें सारे क्रमबद्ध तरीके से सीरीज में, सीरियल में किए जाते हैं, स्टेप बाय स्टेप इसमें कार्य किए जाते हैं। तो किसी प्रकार की त्रुटि की संभावना नहीं होती है। ठीक है, कि अब हमको पता है कि पत्र प्राप्त हुआ, पत्र प्राप्त करने के पश्चात क्या किया जाएगा, वो संबंधित कार्यालय में जाएगा, वहाँ पर उस पत्रिका में वो दर्ज किया जाएगा। यही तो क्रम है। ऐसा नहीं पत्र प्राप्त किए वहाँ पर छोड़ करके हम चले गए। तो एक इसमें सीरीज होती है, एक श्रृंखला इसमें इस कार्यालय परिपाटी में बन जाती है। तो किसी कमी की कोई गुंजाइश इसमें नहीं होती है। उसके पश्चात नेक्स्ट है समस्याओं का समाधान। समस्याओं का समाधान। तो कार्यालय परिपाटी में समस्याओं का समाधान आपका किस तरीके से करते हैं। समस्या कब आती है, समस्या तब आती है जब जानकारी ना हो, तभी तो समस्या आती है। आप अनभिज्ञ हो, आप अनभिज्ञ हो, उस कार्य को करने के लिए आपको पता ही नहीं है वो काम होगा कैसे, या आपने उस तरह का काम को किया ही नहीं, उससे रिलेटेड आपके पास में कोई जानकारी नहीं है, तभी आपको समस्या होती है, तभी आपको समस्या होती है। लेकिन कार्यालय परिपाटी में तो हम उस तरीके के कार्य रोज करते हैं, उस तरीके के कार्य हम इसमें रोज करते हैं। वो कार्य रोजमर्रा किए जाते हैं। अकाउंटेंट अपना कार्य उसी तरीके से करता है। किसी को पेमेंट करना है वो भुगतान देगा, किसको कितना पेमेंट देना है, कितना पैसा देना है, पैसा देगा, उसके साइन करवाएगा, उसको पता है हमारा कार्य है पैसा देना, साइन कराना, रसीद उसका देना, है ना। तो उससे कोई कमी की गुंजाइश उससे नहीं होती है कि अकाउंटेंट किसी को पैसा दे और उसके पश्चात में उसके हस्ताक्षर न कराए, है ना।
तो उसका कार्य फिक्स है कि हमको इसी परिपाटी में करना है, आएगा इतना पैसा देना, हमें रजिस्टर में मिलान करना है, 2-3 जगह जहाँ उसको चाहिए वहाँ साइन करवाना है, ठीक है, और उसकी रसीद जो है पेबल जो है उस पर उसे साइन करा लेना है कि हाँ आपको हमने इतना आपको दे दिया। तो इसमें क्या है कि समस्याओं का समाधान बहुत आसानी से हो जाता है, क्योंकि हमें इसमें कार्य करने की जानकारी होती है, तो समस्या होने का कोई चांस नहीं मिलता है। समस्या कब आती है, जानकारी ना हो, काम कर रहे बैठे हैं, कैसे होगा समझ में नहीं आ रहा। परिपाटी में आप इस तरीके के कार्य आप कर रहे हो, रोजमर्रा के कार्य कर रहे हो, तो समस्या इसमें नहीं होती है। नेक्स्ट है परिपाटी की प्रकृति। परिपाटी की प्रकृति क्या है, किस तरीके से परिपाटी में कार्य किया जाता है। कहने का मतलब है नेचर ऑफ रूटीन। नेचर ऑफ रूटीन, जब आप यदि आप किसी काम को एक व्यवस्थित तरीके से करते हो, आज किया कल किया रोज कर रहे हो, नित्य प्रति आपको हर क्षण जब भी एक काम होगा नेक्स्ट में लाइन लगी हुई आपको फिर उसी तरीके से उसका काम करना है, उसका काम होगा, नेक्स्ट व्यक्ति पर्सन आया आपने फिर उसका काम उसी तरीके से किया। तो जब आपने 1 दिन किया, 2 दिन किया, 3 दिन किया, 4 दिन किया और आप कई वर्षों तक उस कार्य को करते रहते हैं, कुछ समय तक जब आप उस कार्य को करते हैं तो वो आपकी प्रकृति बन जाती है, मतलब आपके नेचर में आ जाता है, काम को कैसे होना है ना, मतलब आप कह सकते हैं हैबिट बन जाती है इस कार्य को करने की। क्या बन जाती है, एक हैबिट क्रिएट हो जाती है। हैबिट का मतलब क्या, आपके नेचर में वो आ जाता है, आपका स्वभाव बन जाता है उस कार्य को करने का। तो वही बताते हैं कि कार्यालय परिपाटी से क्या है कि वो कार्य हमारे प्रकृति में आ जाता है, हमारे स्वभाव में आ जाता है कि वो कार्य किस तरीके से हमको पूरा करना है, किस तरीके से संचालित करना है। तभी तो कहते हैं कि जब कहीं पर कोई नौकरी निकलती है तो वो कहते हैं एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो प्रकृति का जो आप रिलेशन है, आप ये कह सकते हो कि एक एक्सपीरियंस हमारे अंदर क्रिएट हो जाता है, एक अनुभव हमको हो जाता है, एक इस प्रकार से हमारी हैबिट बन जाती है, नेचर हमारा क्रिएट हो जाता है, स्वभाव हमारा वैसा हो जाता है कि इस परिपाटी में काम आपको किस तरीके से करना है। तो आज यहाँ पर हमने कुछ तथ्यों के बारे में आपको बताया कि कार्यालय परिपाटी से क्या आशय है, कार्यालय परिपाटी में किस तरीके से कार्य किया जाता है और इसकी परिभाषा, और साथ ही साथ हमने आपको बताया कि कार्यालय परिपाटी के लक्षण क्या है, जिसमें हमने कई तथ्यों के बारे में आपको बताने का प्रयास किया, जैसे कार्य करने की विधि क्या होनी चाहिए, इसमें कार्य करने की विधि पर क्या फर्क पड़ता है, तत्पश्चात दैनिक कार्यों में इसका क्या प्रयोग है, निर्णय निर्धारण की समस्या इसमें नहीं होती है, इसमें कार्य श्रृंखलाबद्ध तरीके से होता है और इसमें समस्याओं का समाधान आसानी से हो जाता है, और उसके पश्चात इसमें परिपाटी की एक प्रकृति सी बन जाती है, कार्य करने का एक नेचर सा क्रिएट हो जाता है। इत्यादि के माध्यम से आपने यहाँ पर कार्यालय परिपाटी के लक्षण आपने समझने का प्रयास किया। तो कार्यालय परिपाटी का जो टॉपिक था हमने आज आपको यहाँ पर समझाने का प्रयास किया है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। यदि किसी प्रकार की कोई समस्या है, कुछ समझ में नहीं आया है, कहीं शब्द कोई समझ में नहीं आया, उसका क्या मीनिंग है, तो आप संपर्क करें हमसे, हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो इसी के साथ आज इस टॉपिक को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। कल एक नए टॉपिक के साथ आपके सम्मुख उपस्थित होते हैं।